वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें से एक बड़ा ऐलान है डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्या है डिजिटल करेंसी, कैसे काम करती है, उसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या इसे खरीदना या इसे बेचना या इस पर नजर रखना क्या वाकई देशवासियों के लिए फायदेमंद होगा? इसके साथ साथ जो दूसरी डिजिटल करेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कैसे होगा अगर वो एक सिस्टम से लोगों तक पहुंचती है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका पंजाब के इसी ग्रुप में। थैंक यू सर। जी प्रेम जी, क्योंकि कल जब बजट आया तब लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल थे, और जब वित्त मंत्री ने कहा कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं वित्तीय वर्ष के अंदर, और इसके साथ साथ जो क्रिप्टो करेंसी टाइप की जो करेंसीज है वो भी जी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि उस पर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसके बाद लोग आसानी से उसमें डील कर सकते हैं। जी दोनों ही मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे। लेकिन पहला सवाल डिजिटल करेंसी को लेकर है। लोग जानना चाहते हैं किस तरह की करेंसी होती है, क्या काम करती है, वो दिखती कैसी है, और इसकी फंक्शनिंग क्या होगी? सर, डिजिटल करेंसी जो है वो एक नए तरह की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है जिसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। जिस प्रकार जैसे इस टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी भी है, जहां पे हम एक बंदा से दूसरा बंदा सीधा, कोई अब मान लीजिए 1 रुपया भेजना है तो मैं आपको सीधा 1 रुपया भेज सकता हूँ बिना किसी इंटरमीडिएटरी के। मतलब अभी जैसे मैं आपको अगर 1 रुपया देता हूँ तो वो पहले बैंक के पास जाता है, बैंक वेरीफाई करता है कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया है कि नहीं, फिर वो मेरे अकाउंट से 1 रुपया काट लेता है और आपके अकाउंट में 1 रुपया ऐड कर देता है। नाउ इस बिल्कुल। प्रोसेस में क्या होता है, ये काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि काफी ट्रांजैक्शन फीस भी लग सकती है डिफरेंट केसेस में। तो उसके पैरेलल में एक नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं, जहां पे ये सारा का सारा सिस्टम का मैनेजमेंट लोगों द्वारा ही होता है उस नेटवर्क के। और यहाँ पे कोई एक सेंट्रल मीडिएटरी या अथॉरिटी कोई नहीं है, तो सीधा मैं 1 रुपए का ट्रांजैक्शन सीधा आप पे भेज सकता हूँ। और वो जो लेजर अपडेट है जो बैंक करता है कि 1 रुपया मेरे अकाउंट से काट के आपके अकाउंट में 1 रुपया ऐड करना है, वो सीधा सिस्टम पे अपडेट होता है ऑन ऑल द नेटवर्क्स। तो क्या होता है कि अगर कोई डेटा के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो वो डेटा सारे सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, इसलिए उसके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। जी, तो क्या ये मोबाइल के थ्रू होगा? हमें वॉलेट रखने की जरूरत नहीं होगी, पर्स की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर हम कैश किसी को देना चाहें और जी कैश हमारे पास ना हो तो क्या उस सिचुएशन में मोबाइल होना जरूरी है? जी। सो डिजिटल करेंसी क्योंकि डिजिटल है इसलिए किसी ना किसी डिजिटल वॉलेट में रखना इसको जरूरी होगा। अभी क्या होता है कि जैसे बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको नाम दूंगा, वजीरेक्स हो गया या कॉइन स्विच कुबेर हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो काम करते हैं, तो आप वहां पे भी क्रिप्टो करेंसी रख सकते हैं। वरना बहुत सारे अलग भी नए नए वॉलेट्स आ रहे हैं जिसपे आप अपने क्रिप्टो करेंसी जी। को रख सकते हैं, और वो सारे डिजिटल हैं। तो ये कोई फिजिकल जैसे सोना होता है हम जिसको हम छू के या देख सकते हैं, वैसा नहीं है। इसको डिजिटली ही रखा जाएगा और डिजिटली ही इसका इस्तेमाल होगा। तो क्या सामने वाले के पास भी वही अकाउंट होना जरूरी है तभी उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होगी, या अकाउंट ना हो तो जो उसका मेन अकाउंट होगा उसमें पेमेंट चली जाएगी? सर, इसकी खास बात बड़ी यही है कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। सो फॉर एग्जांपल मैं आप एक उदाहरण लेता हूँ वॉलेट का। तो जैसे हमारे पास पेटीएम वॉलेट होता है, ठीक है। तो जब पेटीएम वॉलेट में हम कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके पहले हमें केवाईसी करना होता है, राइट। और उसमें पूरा ट्रांजैक्शन में चेक होता है कि हमारा केवाईसी क्या है, कैसा है, क्या है, सब कुछ। इस केस में क्या होता है, जी। फॉर एग्जांपल अगर मैं उदाहरण दूं आपको मेटामास्क वॉलेट का, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 12 शब्दों का एक फ्रेज याद रखना होता है और उसके अलावा और कोई भी जानकारी नहीं देनी होती है, और आप उसमें अपने सारी के सारी डिजिटल करेंसीज को रख सकते हैं। और अगर मेरे को आपको कुछ भी भेजना है तो उसका एक एड्रेस होता है, एक लंबा सा स्ट्रिंग होता है जी। नंबर्स का, ABCD 1 2 3 4। बस उस एड्रेस को डालना है जैसे हम फोन नंबर डालते हैं, और बस ट्रांजैक्शन कर देना है और आप तक उस क्रिप्टो करेंसी पहुंच जाएगी जो भी मैं आपसे भेजना चाहता हूँ आपको। जी। आपने बात की क्रिप्टो करेंसी की। डिजिटल करेंसी को लेकर हम बातचीत करते हैं, जिसको सरकार की तरफ से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। जी अ, प्रेम जी, इसे रिजर्व बैंक जारी करता है, सरकार की इसे मान्यता मिलती है, और ये बैंक की बैलेंस शीट में शामिल भी होता है। यहाँ जी पर लोगों को थोड़ा सा फेथ होता है। इसकी खासियत ये भी कहा जाता है कि सार्वजनिक करेंसी में बदला जा सकता है इसको। जी। भारत के मामले में हम इसे डिजिटल रुपया भी कह सकते हैं। सर, हम्म। यहाँ पर क्या आपको लगता है क्या परिवर्तन आने वाला जब डिजिटल रुपया मार्केट में आएगा? उस सिचुएशन में क्या कुछ बदलेगा भारत के अंदर?
देखिए सर, अभी जब भी सरकार को और रुपया प्रिंट करना होता है तो जी उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, रुपया प्रिंट करना पड़ता है उसे, उसका क्या बोलेंगे उसे, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है, काफी सारे खर्चे बनते हैं, राइट। बट अभी क्या है कि जब हम सीबीडीसी से जब भी कोई करेंसी प्रिंट होगी, जो कि अगेन जो कि निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि वो ब्लॉकचेन बेस्ड होगी, तो उसको मैनेज करना, उसके थ्रू ट्रांजैक्ट करना, वो सब बहुत ही आसान है। और क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, इसलिए गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रख सकती है। जी। अच्छा, इसमें भी क्या दो तरह की करेंसी होती है डिजिटल करेंसी में, रिटेल और होलसेल? रिटेल और नहीं सर, मतलब करेंसी एक ही है, और वो डिसेंट्रलाइज्ड जी। करेंसी बनेगी, जैसे कि बाकी हम्म सारी हम्म करेंसीज हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं हम्म, तो क्रिप्टो मार्केट में स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जो जैसे जी। यूएसडीटी, वो हम्म यूएस डॉलर के अगेंस्ट पेग होते हैं। तो उसी तरह हमारी गवर्नमेंट भी डिजिटल करेंसी होपफुली बनाएगी और उसको रुपए के अगेंस्ट जी। पेग करेगी, तो हमेशा वो उसकी वैल्यू रुपए के आधार पे रहेगी, और वो एक ही है, वो कॉर्पोरेट और रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग अलग नहीं होगी, उम्मीद जी। है। प्रेम जी, इसके फायदे क्या होंगे? आपने ये पहला फायदा ये बताया कि अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगी, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और इजीली रहेगा। और इसके क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कम खर्चीली है, ट्रांजेक्शन बहुत तेजी से इसमें होती है। जी और प्रिंटिंग की बात आपने कही, ये भी एक बड़ा फायदा होगा। क्या लोगों को एटीएम भी नहीं जाना पड़ेगा कैश निकालने के लिए? और दूसरे क्या क्या फायदे इस करेंसी के होने वाले हैं? सर, जो मेजर फायदा यही है, सबसे बड़ा फायदा, सो फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ा फायदा जो हमारे लिए था, अगर हम्म मैं उदाहरण के तौर पे देखूं, कैश से यूपीआई ट्रांजैक्शन, राइट। हम सबसे हम्म ज्यादा यूपीआई पे आने वाले देश हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरे ग्लोबली हो रहे हैं, राइट। उसका रीजन ये है कि कि पहली बात ये कि रुपया को मैनेज करना, एटीएम तक जाना, हर किसी के पास कार्ड भी नहीं होता, राइट। हर हर समय, और हमारे पास जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है वो कई बार बहुत छोटी छोटी होती है, राइट। तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। सो वहां से यूपीआई में अगर आपको 1 रुपया 50 पैसा भी भेजना है तो वो भी बहुत आसानी से हो जाता है, राइट। और उसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत कम आती है। उसी प्रकार अब क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो नई टेक्नोलॉजी में ये चीजें और फास्टर होंगी और बेटर होंगी और कंट्रोल में होंगी, और सरकार को इससे भी फायदा होगा, क्योंकि अब और नई प्रिंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और चीजें काफी हद बिल्कुल। तक बिल्कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन जैसी ही हो जाएंगी, और इवन बेटर, उनसे ज्यादा बढ़िया। मतलब आरबीआई के हाथ में भी रहेगा रुपया कितना जारी करना है, कितना नहीं करना है, मैनेज कैसे करना है रुपये को, ये सब चीजें आरबीआई के हाथ में रहेगी। उन्हें पता रहेगा कि मार्केट में डिजिटल करेंसी कितनी निकली हुई है और जो फिजिकल करेंसी है वो कितनी निकली हुई है। आसान 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 होगा इससे भारत सरकार को भी। जी बिल्कुल। देखिए, बाकी बहुत जो जो क्या बोलेंगे उसे, बहुत जो डिटेल में जो चीजें आएंगी वो तो तभी आएंगी जब वो क्रिप्टो बिल लॉन्च करेंगे और वो सीबीडीसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। हम्म बट हाँ, जैसे हम्म जैसे क्योंकि चीजें डिजिटल होती हैं, तो उनको ट्रैक करना, उनको मैनेज करना यकीनन आसान हो जाता है। सो उस अगर नजरिए से देखेंगे तो हाँ, मतलब काफी जी आसान होगा गवर्नमेंट के लिए चीजों को ट्रैक करना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब उस डिजिटल करेंसी को यूज करेंगे या उसको एक्वायर करेंगे, तो उस गवर्नमेंट को भी ट्रैक रखना आसान हो जाएगा, मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, सर्कुलेशन भी मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा इकोनॉमी में। जी। प्रेम जी, एक हैकिंग लोगों के मन में बड़ा एक सवाल रहता है। अगर क्या जब हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे उस पे इस तरह के खतरे रहेंगे, डाउट्स रहेंगे लोगों को अपनी प्राइवेसी, जैसे आपने शुरू में कहा एक डिजिट होगी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो क्या लोगों को ये सब सावधानियां उस समय भी अपनानी होगी? सर, देखिए, मतलब ये एक क्या बोलूं मैं उसे, ये एक वो तरीका ही है कि जब भी कुछ भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, तो कुछ लोग हमेशा उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। एक बिल्कुल। टाइम होता है जब लोगों को लगता है वो चीज सीखने में और उसको समझने में। जैसे अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन देखेंगे आज भी, उसमें भी कई बार बहुत सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि अगर आपके पास फ्रॉड हो रहा है तो आप डिजिटल सेल में जा सकते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट। और उसका भी निवारण होता है कुछ टाइम पीरियड के बिल्कुल। अंदर। उसी प्रकार आई थिंक इस करेंसी में भी ये सेम चीजें लागू होंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी हो रही है, और ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल भी होंगे कहीं ना कहीं। जी। प्रेम जी, जो दूसरे ऐप हैं आपने बातचीत में जिक्र किया पेटीएम का, या अगर हम जिक्र करें फोन पे का या भीम जी यूपीआई का, इससे ना सिर्फ हम पेमेंट का ट्रांसफर करते हैं बल्कि हम अपनी कुछ जो जो पेमेंट्स है, चाहे बिल हो, शॉपिंग हो, हम उसकी भी पेमेंट कर देते हैं। तो जी क्या आपको लगता है डिजिटल करेंसी में भी ये सब चीजें रहेंगी? क्या हम जो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी के बिल, या कहीं हमने कुछ खाया पिया रेस्टोरेंट के बिल, वो उसे पे कर सकेंगे? जी जी बिल्कुल। मतलब
करेंसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मतलब जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि हम उसके कुछ इस्तेमाल कर पाए, मतलब गवर्नमेंट ने बनाया और हम कहीं यूज नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो तो क्या उसके मल्टीपल फायदे हैं तो कि अगर हम वो डिजिटल करेंसी लेके आएंगे तो उनसे जो रेगुलर रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी कर सकते हैं, और क्रिप्टो जी करेंसी की दुनिया में जो भी और ट्रांजैक्शन हम करना चाहते हैं वो द्वार भी हमारे लिए खुल जाते हैं गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। जी, मैं क्रिप्टो पे भी आऊंगा। मैं ये एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि जी अगर हम सब पेमेंट उसके थ्रू भी कर पाएंगे तो क्या उस सिचुएशन में ये जो दूसरे एप्स हैं ये वैलिड होंगे, इनकी जरूरत रहेगी मार्केट में, या सरकार अपना ही कोई ऐप लेकर आएगी और उसके थ्रू ही सब कुछ चलेगा? सर, इसका जवाब देना अभी थोड़ा मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से क्योंकि ये ऐप एग्जिस्ट करते हैं बहुत टाइम से और इनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफी बनी हुई है, तो सरकार, मेरे ख्याल से सरकार को कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे कि ये सारे ऐप्स भी यूज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे उपभोक्ता हैं जो डिफरेंट चीजें करते हैं, तो उनके लिए हम्म, सामंजस्य बिठाना आसान हो जाएगा। बट ये तो तभी आसान पता रहेगा। लगेगा जब गवर्नमेंट और डिटेल बताएगी इसके बारे में कि कैसे वो लॉन्च करने वाले हैं इसको। जी, प्रेम जी, आपने क्योंकि क्रिप्टो की बात भी की तो एक सवाल क्रिप्टो को लेकर भी है। डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी में फर्क क्या है? क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि शायद जो क्रिप्टो करेंसी है वही डिजिटल करेंसी है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है दोनों में फर्क, मुख्य फर्क क्या है दोनों में? सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो डिजिटल करेंसी दोनों ही है, बट जी। एक करेंसी जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 100 रुपया है, तो वो 100 रुपया कन्वर्ट हो गया वापस से 100 रुपए डिजिटली, जो आपको आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपया दिखता है ना। और वो एक लेजर लेजर या बही खाता होता है जो कि बैंक मेंटेन करती है सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर उपभोक्ता के लिए जिसका भी बैंक अकाउंट है, राइट। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी में एक नई टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टोग्राफी पे काम करती है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक सिस्टम या फंक्शन होता है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलेंगे उसे, आसान भाषा में उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से छुपा देती है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपका नाम एक आप जैसे पंजाब केसरी के लिए काम करते हैं, राइट, और अगर मेरे को उसको कुछ आपको किसी को इन्फॉर्मेशन भेजनी है पंजाब केसरी लिख के, राइट, तो एक तो मैं पंजाब केसरी लिख के भेज सकता हूँ, वो सीधा सीधा तरीका है। जी। दूसरा है कि मैं क्रिप्टोग्राफी के द्वारा पंजाब केसरी का नाम बदल के उसको कुछ क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में ABCT 1 2 3 टाइप्स कुछ बना दूं और उसके बाद भेजूं। तो उससे क्या होता है कि उस ट्रांजैक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हर किसी को पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो कि बिल्ड हो रही है, जो कि लोगों द्वारा मैनेज होती है नॉर्मली, तो इसलिए उसको अलग और क्योंकि वो क्रिप्टोग्राफी में बेस्ड होती है इसलिए उसको क्रिप्टो करेंसी बोलते ये भी कहा जाता है कि जैसे डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार चलाती है, सरकार की जवाबदेही होती है, क्रिप्टो में ये सब चीजें नहीं होती है। इसका आज तक ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सी सरकार चला रही है, कौन सा शख्स चला रहा है, बस चले जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन या जो जो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज है, क्या उसमें लोगों का निवेश करना मतलब सुरक्षित है? या सरकार ने कहा है कि हम टैक्स लोगों से लेंगे 30%, तो ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी, लोगों का पैसा डूबे नहीं, कोई क्रिप्टो के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड लोगों के साथ ना कर सके। जी बिल्कुल। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि सरकार भी चाहती है कि लोगों के साथ गलत ना हो, इसीलिए जो अगर आप देखेंगे दो, एक तो टैक्स है, टैक्स तो जी। एक डिफरेंट पार्ट हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपसे 1% TDS भी लेंगे, है ना। जी। तो वो क्या है कि वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे नजर रखने के लिए कौन कहाँ पे कितने ट्रांजैक्शंस कर रहा है, राइट। तो अगर आपने मान लीजिए कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन किया तो उस पर 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट को पता लगेगा कि आपने कुछ खरीदा या बेचा, है ना। तो वो सारे मेरे ख्याल से वो सारी चीजें गवर्नमेंट बना रही है। अभी तो क्योंकि मेरे ख्याल से क्रिप्टो बिल आना बाकी है, तो बहुत इन डेप्थ डिटेल की फ्रॉड कैसे रोकेंगे या फिर कैसे, अगर फ्रॉड होता है तो निवारण कैसे होगा, वो सारी चीजें हमें बाद में ही पता लगेंगी। बट हाँ, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड है, लोगों के द्वारा मैनेज होती है बाय कंसेप्ट जो बनाई गई है जिसके लिए, तो उस सेंस में हाँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर उतार चढ़ाव भी होता है, काफी फ्यूटाइल भी होती है, ऊपर नीचे बहुत जाती है ना। तो इस केस में क्या है कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे या अपने जिम्मेवारी पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबल मतलब और समझदार तरीके से इन्वेस्ट करें। तभी क्या है कि अगर आप लॉस खाते हैं तो वो आप किसी और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ किया तो आप साल के अंत में उसको दिखा सकते हो कि मेरा इतना नुकसान हो गया और मैं इस पे इनकम टैक्स नहीं देना चाहता, है ना। बट इस केस में ऐसा नहीं, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में नुकसान खाया
तो वो आप किसी और एसेट के अगेंस्ट ऑफसेट नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे ये क्लियर सिग्नल है कि अभी आप जो कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबली करिए। गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही है, विच इज अ वेरी वेरी गुड स्टेप। बट दो चीजें हैं, तो गवर्नमेंट ट्रैक करना चाहती है, इसलिए उन्होंने 1% टीडीएस लगाया, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा, प्लस उनको ट्रैकिंग हो जाएगी। दूसरा, अगर आप रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आपको खुद स्वयं झेलना पड़ेगा। तो इस मायने में अगर आप देखेंगे तो लोगों को थोड़ा सा कॉशियस और होने की जरूरत हो जाएगी इस केस में। जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे, आपने बखूबी हर चीज को समझाया। 1 तारीख को जब बजट आया उसके बाद क्रिप्टो को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आ गई है, कुछ लोगों ने अकाउंट भी अपने खोल लिए, आपने 1-2 ऐप के नाम भी शुरू में शेयर किए। आपकी राय क्या होगी, क्योंकि आप खुद साक्षी कॉइन से जुड़े हुए हैं, क्या लोगों को भी वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, पूरा ड्राफ्ट सरकार तैयार कर दे उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, या फिर कुछ लोग इस जल्दबाजी में है कि जब तक प्लेटफॉर्म सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी तब तक क्रिप्टो का रेट पता नहीं कहां से बढ़कर कहां हो जाएगा, हमें तो अभी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। आपकी खुद की समझ क्या है और आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? तो इसमें बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली इस केस में मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि पहले क्या था कि पहले हमारे दिमाग में सबसे बड़ा डर था कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी बैन कर देगी, है ना। अब वो सवाल कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में साफ हो गया है कि ये बैन नहीं होगी। तो अब बैन नहीं होगी तो इस पे कुछ रेगुलेशंस आएंगे, रेगुलेशंस जो भी आएंगे, जो बिल जो भी पास होगा, उससे हमें पता लगेगा कि इसको हमको यूज कैसे करना है। लेकिन जो इस क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस है, जो लोग अपना रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में, तो वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये चीज बढ़नी ही है। सो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना चाहिए। बट हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने सारी की सारी चीजें वहां पे निवेश कर दी। मतलब अगेन मैं सेम चीज दोहराना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करना है, उतना इन्वेस्ट करना है कि जिसमें अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी होता है तो आप उस पर स्टिक कर पाए या रुक पाए, राइट। मतलब क्या ये सही वक्त है या भी इंतजार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, सरकार की गाइडलाइन? जी, क्योंकि अब ये क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होने वाली, तो थोड़ा थोड़ा निवेश मेरे ख्याल से करते रहना चाहिए। मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम निवेश करता रहता हूं कुछ पार्ट्स में, ताकि जब आगे आने वाले समय में जब इसके प्रॉपर रेगुलेशंस बन जाएंगे तब तक मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ फायदा निकल आएगा, और जब और क्लैरिटी आ जाएगी तो फिर मैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट कर लूंगा। बट क्योंकि अभी थोड़ा सा ग्रे एरिया है, तो आप सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट। जी, चलिए, आपका कहना है कि सही वक्त है क्योंकि सरकार की तरफ से भी क्लैरिटी इस पे आ गई है, और उम्मीद यही है कि क्रिप्टो को लेकर जो लोगों के मन में सवाल थे उन सवालों का जवाब भी देर समय मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार ने भी मान लिया है कि क्रिप्टो करेंसी चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियम जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए पंजाब कृषि ग्रुप को। थैंक यू सर, थैंक यू।